हेलो माई क्यूटी एंड ब्यूटी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप ठीक ही होंगे। और आज अपने 4th एपिसोड के अंदर इंटर करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के। और सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट लेक्चर तक हमने अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म, चाहे आपका W/W हो, W/V हो, V/V हो, या फिर मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, PPP, PPM, इन सभी को हमने बहुत बारीकी से डील कर लिया था। और आपको DPP नंबर फर्स्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए थे वो सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बेस पर ही क्वेश्चन आपको होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे लिए एक कमेंट कीजिए। जो हमारे लिए रिलेवेंट कमेंट होंगे उन सभी का हमने कोई भी पॉजिटिव आंसर देने का एक संकल्प ले रखा है। इसी संकल्प के साथ आज हमारे 4th लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं हम उन सभी चीज़ों को जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 4th यहाँ तक तो हो गया था ना। अच्छा, अब हम जाते हैं सीधे बहुत लंबा, अरे रे रे यहाँ पे है ना। यहाँ तक तो हमारा हो गया था। इसको देख लेते हैं अपन। ये अपना टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये अपना टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। किस टाइप के सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं? सो बेसिकली इट इज़ नथिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो बेसिकली मेरे को अगर सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है या फिर गैसियस सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सॉल्वेंट को अगर सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो यहाँ पे आपका सॉलिड सॉल्वेंट होना ज़रूरी है। अगर मुझे यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो मेरे पास सॉल्वेंट लिक्विड होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अगर मुझे गैसियस सॉल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर मेजर कंपोनेंट सॉल्वेंट आपका कौन सा होना चाहिए? गैस ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब मेजर कंपोनेंट आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी टाइप के सॉल्यूशन को उसका टाइप बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप सॉल्वेंट देख रहे होंगे और इस सॉल्वेंट के अंदर आपको यहाँ पर सॉलिड देखने को मिल रहा होगा। तो ये तीनों कंडीशन किसकी होंगी? सॉलिड सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन की ये कंडीशन होंगी आपकी। तो पहले वाले में जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पास अगर सॉलिड और सॉलिड, कोई सॉलिड है और वो सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है तो वहाँ पर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है 2 और मोर मेटल्स का, जिसको हम एलॉय बोलते हैं। जैसे लाइक दैट आपका स्टील हो गया तो स्टील या फिर कोई दूसरी एलॉय है मेरे पास, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, तो इन सभी के अंदर क्या होता है? मोर देन 1 मेटल एक दूसरे से होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोजिशन में क्या होती हैं? हाँ, एक दूसरे से मिक्सचर होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस नहीं, वो क्लियरली विजिबल नहीं होना चाहिए कि दूसरा बंदा देख के ये बता दे कि भैया इसके अंदर 2 और मोर मेटल्स हैं। अगर आप स्टील को लेके जाओगे तो कोई नहीं बोलेगा कि भैया इसके अंदर मोर देन 2 मेटल्स हैं। सभी ये बोलेंगे कि एक ही मेटल की कंपोजिशन से यहाँ पर क्या बना है? आपका ये मेटल बना है। ठीक है, ये सब्सटेंस बना, ये एलॉय बनी है। तो ये आपकी एलॉय वाली कंडीशन होती है। दूसरे आपकी लिक्विड सॉलिड के अंदर होता है, जैसे आपका मरकरी हो गया। बिकॉज मरकरी जिंक के अंदर होता है तो मरकरी आपका रूम टेम्परेचर पर लाई करता है लिक्विड स्टेट के अंदर, जो आपका यहाँ पर जिंक बोले तो सॉलिड के अंदर होता है। दूसरा आपका CuSO4.5H2O, जिसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, ब्लू विट्रियोल जो आपका नीला तूता होता है। ठीक है, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इसको नीला कैसिस भी बोलते हैं, मीन्स CuSO4.5H2O अगर आप संपूर्ण हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो। तीसरा आपका गैसेस है। गैस अगर कोई सॉलिड के अंदर है तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? बेसिकली ये सरफेस फिनोमेना होती है। जैसे लाइक दैट मेरे पास एक चॉक है और चॉक को मैंने अगर इंक के अंदर डिप किया तो जो इंक के जो पार्टिकल हैं वो उसकी सरफेस पर ही क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं। बाकी जो बल्क वाला फिनोमिना है, जो भीतर वाला होता है, बल्क होता है, वहाँ तक उसके पार्टिकल नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो वो एड्जॉर्प्शन होता है गैसेस ओवर मेटल। जैसे आपका हाइड्रोजन पैलेडियम के ऊपर एड्जॉर्ब होती है। ठीक है,
अगला हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, जहाँ पर आपका सॉल्वेंट बोले तो मेजर कंपोनेंट आपका यहाँ पर लिक्विड होना चाहिए। तो सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर है, लाइक जैसे शुगर हो गया या फिर सॉल्ट हो गया, ये आपके माइनर अमाउंट के अंदर होते हैं, और सॉल्यूट लिक्विड कौन है यहाँ पे, वाटर। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड एंड दिस वन इज़ टाइप ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। जैसे आपको पता होगा एल्कोहल, और ये होता है आपका वाटर, ठीक है ना। एल्कोहल समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी, आत्मा जाग गई होगी आपकी वहाँ की ओर। तो ये आपका गैस है। गैस को अगर मैं लिक्विड के अंदर करता हूँ, जैसे CO2, जितने भी आपके पास एरेटेड ड्रिंक होती हैं, ड्यू, फेंटा, कोक, मिरिंडा या फिर दूसरी जो जिनमें फिज जनरेट होता है, तो ये जितनी भी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनके अंदर CO2 को प्रेशराइज कर किसी एक लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड, हमारे ये हेनरीज लॉ के नाम से भी आगे बुलाया जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ओके, ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पर सॉल्वेंट आपको दिख रहा है गैस, तो ये आपका गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन के अंदर अगर मेरे पास सॉलिड है और वो गैस के अंदर डिजोल्व है, तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस, जैसे आपका स्मोक हो गया, तो स्मोक के पार्टिकल अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं जो यहाँ पर एयर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो ये स्मोक आपका एक एग्जांपल है किसका, सॉलिड इन ए गैस। अगर मैं लिक्विड इन ए गैस की बात करूँ, लिक्विड इन गैस का आपका एग्जांपल है वाटर वेपर इन एयर। जैसे आपका धुंध हो गया, मिस्ट हो गई, तो वहाँ पर क्या होता है, आपके यहाँ पर वाटर की जो वेपर्स होती हैं वो एयर के अंदर डिसॉल्व होती हैं। यहाँ पे आपका गैसेस और गैसेस, आपको पता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, कोई भी 2 और मोर गैसेस है, अगर वो एयर हो गई, आपकी हवा हो गई, है ना, ये सभी कंपोजिशन किसके होते हैं, आपके एग्जांपल किसके होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के होते हैं। किसके होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के होते हैं। तो बेसिकली ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो फाइनली इस चीज़ से आप ये कंक्लूजन निकाल के चले कि अगर मुझे जिस टाइप का सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए मुझे वहाँ पर मेजर कंपोनेंट वो सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। लाइक जैसे मुझे अगर लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, तो वहाँ पर आपका लिक्विड ही सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर कहीं पर मुझे सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, तो वहाँ पर सॉलिड ही आपका सॉल्वेंट के रूप में काम करना चाहिए। तो ये था आपका जो आपको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से MCQs में कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आपको एक बार चार्ट ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर। क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर। जो हमारे पास वेपर प्रेशर है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो पाया है। यहाँ से अपन दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसको। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपसे क्या बोल रही है, डेफिनेशन पढ़ने से नहीं समझने से काम चलेगा। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला है इसने। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ओवर इट सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, ऐसा प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वेपर्स के द्वारा ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड में, ओवर इट सरफेस, सरफेस के ऊपर, एट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन अभी बताने वाले हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं अपन, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, जो उसको बड़े ध्यान से देखना। ओके, तो अपन यहाँ पे लेते हैं प्यारा प्यारा बीकर ले लिया, इसके अंदर मैंने कोई वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, ये अपने पास कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है। वोलेटाइल कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी वेपर एक्सर्ट हो सकती हैं। ठीक है, वो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, और जिनकी वेपर एक्सर्ट नहीं हो सकती वो आपके नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं किसी यहाँ पर इस ग्लोव को यहाँ पे डाल दूँगा तो इसकी वेपर्स बन जाएंगी, या फिर मेरे पास कोई भी चीज़ है, स्टिक है, ये आपका ये है, तो इसकी वेपर थोड़ी ना बनेंगी, नहीं बनेंगी ना। वेपर किसकी बनेंगी, वोलेटाइल, जिसकी वेपर बन सकती है वो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, और जिसकी नहीं बन सकती वो आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। ओके, तो मेरे पास वोलेटाइल और दूसरी चीज़ कौन सी, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आपको आने चाहिए। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिया, और नीचे मैंने यहाँ पर अग्नि देवता को प्रकट किया।
यहाँ से अपने अग्नि देवता प्रकट हो रहे हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर इसके ऊपर ये ओपन कंटेनर है, मीन्स ये ओपन कंटेनर है, तो यहाँ से जैसे ही आपका बॉईल होना स्टार्ट होगा तो यहाँ से इसकी वेपर एक्सर्ट होंगी नहीं होंगी भैया। अगर ये ओपन कंटेनर है तो इसकी वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ किया, मैंने इसको कर दिया क्लोज़ किसी एक ढक्कन से टाइटली होल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर मुझे यहाँ पे एलपीजी के लीकेज को रोकना है तो मैं वहाँ पे पॉलीथीन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एक लिमिट होती है प्रेशर की कि जिस लिमिट तक वो रुक सके, ठीक है, उतना ही मुझे यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो यहाँ से आपकी जैसे ही बॉईल करेंगे तो यहाँ से जो आपकी ड्रॉप्स हैं वो इसके सरफेस पर इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये लिक्विड से जो ये गैसेस या फिर वेपर्स में बनने की जो कंडीशन होती है इसको अपन इवेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन क्या होता है? जब हम बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इवेपराइजेशन और वेपराइजेशन में आपका डिफरेंस है। इवेपराइजेशन और वेपराइजेशन में आपका डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है वही मैं बताने जा रहा हूँ। अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट और ये है आपका अबव बॉइलिंग पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर वाटर की बात करें तो वाटर का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है ना। इस टेम्परेचर पर आपका जो लिक्विड होता है, जो आपका वाटर होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे अब उसका बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने कोई बॉईल किया, कोई चीज़, वाटर मैंने बॉईल किया और वो अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, स्टोव पे लाइक किसी भी फ्लेम पर मैंने गर्म किया 100 या फिर 100 से अबव टेम्परेचर पर, तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी वेपराइजेशन। लेकिन दूसरी ओर अगर मेरे पास, जैसे मेरे क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स मैंने यहाँ पर धो लिए, उसके बाद सुखाने के लिए मैंने धूप में डाल दिए। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो मेरे क्लॉथ्स हैं वो मैंने बॉईल किए 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर, नहीं ना। इंडिया के अंदर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो अबव 40 to 50 के नियर बाई होता है, यहाँ से आगे टेम्परेचर राइज नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका कोई भी लिक्विड होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। आखिर तालाब क्यों सूख जाते हैं? ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो सूरज है उसकी रोशनी, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर अबव चला जाता है, नहीं ना, हम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जब आपका बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर उसका वेपर्स में कन्वर्जन हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर, तो उसे बोलते हैं उसका इवेपराइजेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। बिलो बॉइलिंग पॉइंट में अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर अगर कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इवेपराइजेशन बोलते हैं, और वेपराइजेशन अगर कोई लिक्विड अबव बॉइलिंग पॉइंट या फिर इक्वल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका वेपराइजेशन कहलाता है। समझ में आई है पॉइंट आपको? अच्छा, तो ये मैंने बोला इवेपराइजेशन, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा यहाँ पर, जैसे ये क्लोज कंटेनर है तो ये आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की या फिर वोलेटाइल कंपोनेंट की, ये यहाँ पर इकट्ठी होनी स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ये बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ पर, तो ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये वापस में लिक्विड में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और कंडेंसेशन क्या होता है? जब हमारे पास वेपर्स या फिर गैसेस किसके अंदर कन्वर्ट होता है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, वो प्रोसेस आपकी कंडेंसेशन कहलाती है। और वेपराइजेशन क्या होता है आपका? जब लिक्विड किसके अंदर, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसको इवेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन
जहाँ पर आपकी रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इज इक्वल टू हो रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितनी यहाँ पे लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रही हो उतनी ही वेपर्स से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हो, तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है बेसिकली आपके पास? ये नथिंग, ये आपके पास रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या है अपने पास? रेट ऑफ कंडेंसेशन, इवेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, ये अपने पास ये है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, और यही चीज़ कहलाती है आपकी क्या? यही चीज़ कहलाती है आपकी क्या चीज़? इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये आपका प्रोसेस कहलाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आ चुका है? दोबारा से मैं डेफिनेशन के टुवर्ड्स जा रहा हूँ। द प्रेशर एक्सर्ट, ऐसा प्रेशर जो एक्सर्ट होता है बाय द वेपर्स, किसके द्वारा? वेपर्स के द्वारा, ऑफ ए लिक्विड ओवर इट्स सरफेस। सरफेस, ये आपकी सरफेस फिनोमेना ही तो है। जो यहाँ पे जो ये प्रक्रिया हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? सरफेस पर हो रही है, तो आपकी सरफेस फिनोमेना है। एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, वो उसका क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। आपको डेफिनेशन रटने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि आपको मैंने रटवाने के लिए बोल दिया कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। आप सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास ऐसी प्रोसेस या ऐसा प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वेपर्स के द्वारा लिक्विड ओवर ए सरफेस, जहाँ पर आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अच्छा, ये भी हो चुका है ना? हाँ जी, तो ये आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स यहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ। अब हम यहाँ से आगे देखने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट कुछ चीज़ों को जो यहाँ पर दी गई है रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो लिस्टेड कर रखे हैं, आपको बस इनको पढ़ना है, बाकी समझना तो आपको बिल्कुल आसान होगा। तो वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये देखने वाली बात है। फर्स्ट जो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है या फिर जो आपका फैक्टर है यहाँ पर, वो है आपका नेचर ऑफ सॉलिड। पहली चीज़, नेचर ऑफ सॉलिड ये डिपेंड करता है कि आपके पास इफ़ द अट्रैक्शन फोर्स इज द बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर हाई देन लेस मॉलिक्यूल कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड एंड हैंस वेपर प्रेशर विल बी लेस। ये बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पास अगर दो कंपोनेंट हैं उनके बीच में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये कंपोनेंट होते हैं तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लाइक जैसे मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होता है, इनके काइनेटिक एनर्जी कम होगी इनकी, बिकॉज चाहे मैं इनको हीट कर रहा हूँ लेकिन इनकी बीच में जो बॉन्डिंग है, जो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, वो आसानी से क्लीवेज नहीं होगा और इनकी वेपर्स नहीं बनेंगी। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स के बिटवीन, उतना ही क्या होगा यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर कम कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ेगी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर H2O लिक्विड किससे कम होता है? HCl, H2O लिक्विड कम होता है HCl लिक्विड से, बिकॉज यहाँ पर क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद है आपका टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अपने पास अग्नि देवता है और अग्नि देवता जितनी ज़्यादा प्रज्वलित होगा उतना ही क्या होगा आपका यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। ओके, हाँ। उसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। ये चीज़ ध्यान रखना, किन किन चीज़ों के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, पहला फैक्टर तो ये हो गया आपका। दूसरा है साइज एंड शेप ऑफ वेसल। चाहे आपका वेसल शंकुकार हो, चाहे आपका वेसल बोतल टाइप का हो, चाहे आपका वेसल यहाँ पे मटका हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आपका वेसल कुछ भी हो, उसके साइज़ और शेप के ऊपर चीज़ें डिपेंड नहीं करती। वहाँ पर आप वेपर प्रेशर
को इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना सकते। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड और सेकंड कौन सा आपका साइज एंड शेप ऑफ वेसल, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं, दोनों ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिनके ऊपर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। ओके, अगला है अपना वेपर प्रेशर ऑफ इज़ नॉट ए सरफेस फिनोमेना, इट इज़ ए बल्क फिनोमेना। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है आपकी, एक बल्क फिनोमेना है, एक सरफेस फिनोमेना नहीं है। ठीक है, सरफेस पर मॉलिक्यूल आते हैं, अभी मैंने बताया था ना आपको, सरफेस पर आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, तो सरफेस पर आपको मॉलिक्यूल दिखते हैं, यहाँ पर सरफेस फिनोमेना नहीं है, लेकिन कैसी फिनोमेना आपकी, ये बल्क फिनोमेना, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी हो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ से ही तो क्या होते हैं, इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, तो ये सरफेस तक पहुँचते हैं। कई लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि भैया मेरे पास अगर यहाँ पे सरफेस पर मॉलिक्यूल आ रहे हैं जब आपकी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो आपकी ये सरफेस फिनोमिना होगी, ये आपकी बल्क फिनोमिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें अच्छे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास जो वेपर प्रेशर है वो एक यहाँ पे बल्क फिनोमिना है। ओके, हाँ, समझ में आ रही है बात आपको? हाँ, इस ठीक है, तो सरफेस फिनोमिना क्या होती है? सरफेस फिनोमिना बेसिकली आपका एक ऐसा फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे सरफेस पर कोई भी कार्य होता है ना। जैसे मैंने बोला कि एडजॉर्प्शन बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, लाइक आपके पास एक इंक है, इंक की पोर्ट है। हम तो बच्चे थे उस टाइम पे इन चीज़ों को, हरकतों को करते थे। आजकल के तो मॉडर्न ज़माने के मॉडर्न बच्चे हैं, तो आजकल इतना वो नहीं है। हम अपने टाइम में क्या करते थे, चौक वगैरह से लिखते थे। तो टीचर क्या करता था, हमारे पास इंक हुआ करती थी, तख्ती पे लिखते थे हम। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे थे, तो टीचर लिखते थे, ब्लैक बोर्ड हुआ करता था इस टाइप का, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे ये। लेकिन उस टाइम पे चौक से लिखते थे, और जो थोड़े बहुत चौक छोटे छोटे होते थे ना, वो बच जाते थे। तो हम क्या करते थे, उनको इंक पोट के अंदर डालते और तोड़ते ऐसे यूँ। तो हमें क्या देखने को मिलता कि मेरे पास अगर चौक है, ये मेरे पास अगर ये चौक है, तो इसकी सरफेस पर ही क्या होता है, इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर एडजॉर्ब हो रखे थे। मैंने अगर भीतर से खोल के देखा तो यहाँ पर वो बिल्कुल सूखा था। यहाँ से अगर मैं कट किया इसे, तो मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल सूखा मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपके एडजॉर्प्शन हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं आपके मॉलिक्यूल इंक के, वो यहाँ पर केवल और केवल सरफेस पर हो रहे हैं, बल्क में नहीं हो रहे। अगर आप फोम को लोगे और फोम को वाटर के अंदर या फिर इंक के अंदर डिप करोगे, तो कहीं से भी कट कर लीजिए, वहाँ पर आपके जो इंक या फिर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे थ्रू आउट फोम में चले जाते हैं। ठीक है, जो आपका फोम होता है ना, स्पंज वो वाला, तो उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो वहाँ पर बल्क फिनोमिना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक बल्क फिनोमिना और एक सरफेस फिनोमिना के बिटवीन। ओके, कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। तो इसके अंदर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सबसे पहले कि एक प्योर लिक्विड के लिए जिसमें आपका रत्ती भर भी कोई दूसरी चीज़ नहीं हो, मैं बात कर रहा हूँ प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, प्योर बेंजीन की बात कर रहा हूँ, प्योर टोलुइन की बात कर रहा हूँ। जितने भी कंपोनेंट अगर जहाँ पर उसने प्योर बोल दिया, आप समझ गए कि ये मेरे पास प्योर है, तो प्योर के अंदर आपका वेपर प्रेशर P0 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास 4 है वेपर प्रेशर इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग हमारे पास मेजरमेंट स्केल होते हैं, मेजरिंग स्केल होते हैं, जहाँ पर हम किसी भी प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। दूसरी चीज़, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P0 से। लाइक जैसे मैंने बोला H2O के लिए, H2O आपके लिए प्योर है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा P0 ऑफ H2O। क्या बोलेंगे इसको? P0 ऑफ H2O। मैंने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, मैंने बोल दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे अपन यहाँ पर P0 ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है ना। हाँ,
तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन होता है पी नोट से। ओके, तो प्योर को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, पी नोट से। कोई भी अपने पास प्योर क्या है, हाँ, कोई हमारे पास प्योर सबस्टांस है, उसके वेपर प्रेशर को हम पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास रोल्स बाबा, ठीक है, ये अपने बाबा हैं, ताऊ भी आएंगे, ठीक है, काका भी आएंगे, चाचा भी आएंगे, सभी आएंगे। लेकिन रोल्ड बाबा क्या कहते हैं, रोल्ड बाबा कहते हैं कि इट स्टेट दैट द गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन द वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसने बोला कि मेरे पास कोई वेपर प्रेशर है, मतलब इट्स स्टेट दैट द गिवन टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। मेरे पास लाइक एक कंपोनेंट है, एक ए, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं। मेरे पास एक कंपोनेंट है लाइक ए, ठीक है, ये सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, एक ही कंपोनेंट है मेरे पास। अब इसने बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा, अगर मैं इसके पी की बात करूं, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही तो बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात आपको? हाँ जी। और क्या बोला है यहाँ पर कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसकी वेपर बन रही हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट। किसके अंदर? प्योर स्टेट के अंदर। ओके, तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो पी ए इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पी नॉट ऑफ ए, ठीक है, और इनटू के यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ में आई आपको बात? ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। क्या होगा? रॉल्स लॉ। पी ए क्या अपने पास पार्शियल वेपर प्रेशर है, पी नॉट ऑफ ए क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर कंपोनेंट ए, जो आपका यहाँ पे कंपोनेंट है ए, उसकी प्योर कंपोनेंट है आपका, उसका वेपर प्रेशर है आपका, ठीक है, प्योर वाला। और ये एक्स है क्या आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ में आ रही है बात आपको? तो फटाक से इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास पहली कंडीशन कौन सी है, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये आपकी पहली कंडीशन है। इसमें बोला है कि मेरे पास सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको कि इसके अंदर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल, जिनकी यहाँ पे वेपर एक्सर्ट हो रही होंगी, ठीक है। समझते हैं बिल्कुल क्लियरली, डोंट वरी। लाइक मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बड़े ध्यान से देखना। सॉल्यूशन है मेरे पास, एक ए है और दूसरा क्या है अपने पास, बी है, ठीक है। इसके ये दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। ये भी आपका वोलेटाइल और ये भी आपका वोलेटाइल है। इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूट और इसको मान लेते हैं अपन यहाँ पर सॉल्वेंट, मान लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं हीट करूँगा तो वेपर्स तो दोनों की बनेंगी भैया, बी की भी बनेंगी और ए की बनेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट अपने पास कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। तो इस कंडीशन में रोल्स ने क्या बोला था, रोल्स ने बोला था कि यहाँ पर अगर मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, पीएस क्या अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये कैलकुलेट करना है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस के पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, यही बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो मेरे को यहाँ पर अगर ये कंप्लीट लिखना है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी एस इज़ इक्वल टू, मैंने पी ए को क्या लिखा था, पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नोट बी इंटू एक्स बी, यही तो लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अभी मैंने जस्ट पहले जब रोल्स को बोला था कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए, यही बोला था। और पी बी क्या बन जाएगा अपने पास, पी नोट ऑफ बी इंटू एक्स बी। यही दो चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर समझाई थी आपको।
ओके, अब देखिए यहाँ से मैं जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन आप जानते होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस के मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपने पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, हाँ, बिकॉज हमें ये पता है मोल फ्रैक्शन में हम सीख चुके हैं इन चीज़ों को। अब देखिए जनाब, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो पी एस इज इक्वल टू अपन लिखेंगे यहाँ पर पी नोट ऑफ ए। अच्छा, मैं पी नोट ऑफ ए एक्स ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस के एक्स बी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दिया, प्लस के यहाँ पर पी नोट ऑफ बी इंटू एक्स बी लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख दिया। तो पी एस इज इक्वल टू अपने पास क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी नोट ऑफ ए माइनस के पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स बी लिख सकता हूँ, प्लस के पी नोट बी इंटू एक्स बी लिख सकता हूँ। बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ से पी एस इज इक्वल टू अपने पास क्या बन जाएगा, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, क्या बनेगा भैया, हाँ, ये अपने पास बनेगा पी नोट ए, उसके बाद वेरी गुड, क्या बोलेंगे, हाँ बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ से इन दोनों के अंदर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे एक्स बी को कॉमन ले सकता हूँ ना भाई, एक्स बी को कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स बी को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, माइनस एक्स बी को कॉमन लिया, तो यहाँ पर पी नोट बी माइनस के पी नोट ऑफ ए लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया। ऐसा अपन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये अपने पास एक एक्सप्रेशन निकला, नहीं निकला यहाँ पे, वैसे कुछ काम का नहीं है, लेकिन काम का बहुत है जब अपने क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ऑफ ए प्लस के एक्स बी, और उसके बाद पी नोट बी माइनस के पी नोट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, एक तो काम आपका ये हो गया। दूसरा काम आपका ये भी हो सकता है ना कि मैं यहाँ पर 1 माइनस के एक्स ए लिख दूँ एक्स बी को, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पी एस इज इक्वल टू कर दिया मैंने पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नोट ऑफ बी इंटू 1 माइनस के एक्स ए कर दिया। और वही चीज़ें करनी है मुझे यहाँ पर जो करते आ रहे हैं अपन। पी एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नोट ऑफ बी माइनस के पी नोट ऑफ बी इंटू एक्स ए। ओके, हाँ, तो पी एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, पी एस इज इक्वल टू बन जाएगा पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक्स ए को कॉमन लेंगे या फिर पी नोट बी को, हाँ, पी नोट बी को मैंने कॉमन ले लिया, पी नोट बी को कॉमन लिया, तो 1 माइनस के एक्स ए बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना, हाँ यही तो बनेगा। अच्छा, ये वाली चीज़ तो ये वाली चीज़ ही आ गई ना। अच्छा, कुछ और चेंज हो सकता है यहाँ पे, बताइए, नहीं हो सकता। अच्छा, एक चेंज करते हैं ना, इसको यहाँ से कर देते, ये तो वही पहले वाला हो गया। ठीक है, चेंज करते हैं थोड़ा सा अपन, चेंज। मैं यहाँ पे पी एस लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, इन दोनों के अंदर से कुछ ना कुछ करते हैं। एक्स ए को कॉमन ले लें अपन, हाँ, एक्स ए को कॉमन ले लें, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर, पी नोट ऑफ ए माइनस के पी नोट ऑफ बी, और इनटू के मैंने यहाँ पर एक्स ए को कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना आपको, प्लस के पी नोट बी कर दिया, बस बात ख़त्म हो गई आपकी। यहाँ तक किसी को ये दिक्कत है तो मेरे से यहाँ पर आसानी से पूछ सकते हो। वैसे मैं आपके लिए वर्चुअली हूँ, लेकिन दिल से, दिमाग से और मन से और तन से, धन से आपके लिए अपना जीवन सर्वोच्च न्योछावर कर रखा है। ठीक है, नहीं कर रखा, समझ रहे होंगे ना आप, तो समझ में आ चुका है ना। तो ये आपकी रोल्स की स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ये रोल्स कहते हैं अपने भैया कि ऐसा ऐसा होता है भैया, ऐसा ऐसा होता है। ओके, कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन आपसे किस टाइप से यहाँ पे सॉल्व होंगे।
ठीक है, ये अपने वेपर प्रेशर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार यहाँ पे देखने, सोचने, समझने, पहचानने और परखने भी हैं, बस कुछ नहीं। आपसे क्वेश्चन गारंटी के साथ बनेंगे तो बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बड़े ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल आर 45 mm Hg एंड 88 mm Hg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मेरे पास जो वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा यहाँ पर, पहले ही बता दूँ आपको मैं, वो mm Hg के अंदर भी दे सकता है, वो आपका बार के अंदर भी दे सकता है, ATM के अंदर भी दे सकता है। वो 1 ATM कितना होता है, 760 mm Hg होता है, mm Hg। और जो ये होता है ना आपका, ये P एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है आपका। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के, रुको एक सेकेंड, एनी लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी लिक्विड का दे रखा है तो वो उसका P एक्सटर्नल होता है। और P एक्सटर्नल कितना होता है, 1 ATM बोले तो आपका 760 mm Hg। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन के अंदर देखने को। ठीक है, अब बड़े ध्यान से करना क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। इसने बोला वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और मीथेनॉल। आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर बोल रहा है यहाँ पर P0 ऑफ, किसकी बात कर रहा है ये? हाँ जी, ये बात कर रहा है इथेनॉल की बात कर रहा है। तो इथेनॉल अपने पास क्या होता है, CH3CH2OH होता है, ये इथेनॉल होता है। इसने बोला है यहाँ पर 45 mm Hg, यही बोला है ना, हाँ, मिलीमीटर मरकरी पर मरकरी है ना, मरकरी के स्केल के बेस पर अगर आपका मिलीमीटर वो होता है तो ये प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। जैसे आप देखेंगे जितने भी आपके BP चेक करने, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीनें होती हैं और थर्मोमीटर होता है जो आपका नॉन डिजिटल होता है, मैनुअल होता है आपका थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं जिसको, है ना वो। और अपने पास P0 ऑफ CH3OH, ये यहाँ पर दे रखा है 88 mm Hg। ये इन्फॉर्मेशन गिवन कर रखी है। इफ़ सॉल्यूशन कंटेन 92 ग्राम इथेनॉल। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोलिए, 92 ग्राम इथेनॉल, तो यहाँ पर बोला है W ऑफ इथेनॉल, बोला है यहाँ पर W ऑफ इथेनॉल, यहाँ पर ये है ना, तो CH3OH ये बोला है यहाँ पर, ये सॉल्यूशन कंटेन 92 ग्राम इथेनॉल, 92 ग्राम बोला है। ठीक है, और यहाँ पर CH3CH2OH का कितना बोला है यहाँ पे, वो बोला है 32 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पर इतना डाटा दे रखा है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। दोनों ही आपके कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर वोलेटाइल है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है? जी हाँ, अगर वो नहीं बोलता है कि ए नॉन वोलेटाइल, अगर उसने नहीं बोला है कि ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, तो आपको हमेशा वो वोलेटाइल ही मान के चलना है। और वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल आपका जैसे यूरिया हो गया है ना, ये कुछ ऐसे 2-4 ऐसे आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे जो आप क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपको खुद भी खुद याद होते जाएंगे। लेकिन इसने नॉन वोलेटाइल नहीं बोला है तो आपको यहाँ पर वोलेटाइल ही मान के चलना पड़ेगा। तो मान लिया मैंने। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेगा आपसे, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, और दूसरी चीज़ बोलेगा यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CH3OH, यही बोलेगा ना। हाँ जी, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, PS इज इक्वल टू P0 ऑफ इथेनॉल इनटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, प्लस के यहाँ पर P0 ऑफ मीथेनॉल इनटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा ये आप जानते हैं? मोल फ्रैक्शन अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किसकी, इसकी भी और इसकी। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3 CH2 और ये OH। क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो गिवन मास अपॉन के यहाँ पर मोलर मास, गिवन मास अपॉन के यहाँ पर मोलर मास, तो कितना निकल के आएगा भैया, तो कितना दे रखा है, रुको एक सेकेंड, क्वेश्चन
92 ग्राम इथेनॉल, 92 ग्राम, तो सॉरी ये 92 ग्राम है ये, और ये अपने पास कितना है, ये है यहाँ पर ये 92 ग्राम है, और ये दे रखा आपका यहाँ पे 32 ग्राम, ठीक है, इतना है। पहले तो इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे मुझे, है ना। पहले अपन क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे यहाँ पर। तो इसके मोल्स कितने आएंगे अपने पास, गिवन मास अपॉन के मोलर मास, 92 डिवाइड बाय मोलर मास आएगा इसका 56, तो ये आपका आएगा 2, और इसका आएगा 32 डिवाइड बाय 32 बोले तो 1 मोल, ठीक है। इसके 1 मोल और इसके 2 मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका निकालना है, तो इसके मोल्स अपॉन के टोटल मोल्स कितने हैं यहाँ पर, 2 + के 1 3, और दूसरी ओर मुझे यहाँ पर निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ CS3OH, तो गिवन मास अपॉन के मोलर मास मोल्स हो गया, तो 1 मोल इसका, टोटल मोल कितने हैं 3, तो ये आपके मोल फ्रैक्शन आ गया। बस मुझे वैल्यूज़ को प्लेस करना है, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, PS निकल के आ जाएगा। तो PS = P0 ऑफ इथेनॉल कितना अपने पास, इथेनॉल है अपने पास 45, है ना। उसके बाद यहाँ पर बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ये कितना अपने पास 2/3, और प्लस के यहाँ पर P0 ऑफ मीथेनॉल, ये कितना दे रखा आपको 88 × के इसके मोल फ्रैक्शन 1/3, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 90/3 प्लस के 88/3, तो ये कितना बनेगा 178 डिवाइड बाय 3, तो PS = कितना बनेगा 3 1 जा 3 5 जा 15, उसके बाद 3 9 जा 27 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 टाइम जाएगा, इतना अपने पास mmHg निकल के आएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका इतना निकलेगा। ओके, समझ में आई आपको बात, आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर के संग। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रखा है इसने, एक बार ट्राई कीजिए, आप ही ट्राई कीजिए, है ना, आपको ट्राई करने के लिए बोलते हैं अपन। तो कर लिया होगा आपने, अगर कर लिया है तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 140 टोर, ठीक है, टोरा। तो क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ गिवन कर रखी है उसको यहाँ पर एज इट इज़ लिखिए आप। गिवन क्या कर रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज़ 70 टोर, तो P0 ऑफ ए दे रखा है यहाँ पर 70 टोर, ठीक है। 827 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है तो 300 केल्विन टेम्परेचर पर बात कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर का इसके अंदर कोई यूज़ होने वाला नहीं है, आपसे यूज़ करवाने के लिए ज़बरदस्ती डाटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन बोलता भी है कहीं पर बॉइलिंग वगैरह कुछ ऐसा बोलेगा, जबकि जब देखेंगे पहले इसको देख लेते हैं। इट फॉर्म ए सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी, बिल्कुल बोल रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज़ 0.2, मतलब ये दूसरे एक सॉल्यूशन है बी, उसके संग दूसरा कंपोनेंट बी उसके संग सॉल्यूशन फॉर्म करता है, और मोल फ्रैक्शन बी के दे रखे हैं यहाँ पर 0.2। अच्छा, अगर 0.2 बी का दे रखा है तो अपन क्या कर सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस के 0.2 तो कितना निकलेगा 0.8 मोल फ्रैक्शन एक आ चुका है। अच्छा जी, फिर टोटल एंड द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ 80 टोर, यहाँ पर बोला है PS, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 84 टोर, ये आपका टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर, ये अब तक गिवन कर रखा आप। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, P0 ऑफ बी कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, बस बड़ा सिंपल है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप तो PS = क्या बोलेंगे
पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नोट बी इंटू एक्स बी। बोल दिया, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे, आप जो करना चाहिए था वही करोगे। हाँ, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को प्लेस करोगे, तो वैल्यूज़ को प्लेस करोगे तो मेरे पास 84 आएगा टोटल वेपर प्रेशर। पी नोट ऑफ ए कितना दे रखा है 72, इंटू के एक्स ए कितना दे रखा है यहाँ पे 0.2, प्लस के यहाँ पर पी नोट बी कितना दे रखा है वो तो मुझे निकालना है यहाँ पर, तो पी नोट बी तो अपन को निकालना है। एक्स बी कितना निकाल रहा है यहाँ पे 0.2, अरे रे रे, एक्स ए है आपका 0.8 और 0.2 है आपका ये वाला, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना जो दे रखी है। ये आपका 56 आ जाएगा, प्लस के पी नोट पी इंटू 0.2, ठीक है। ये कितना बनेगा आपका 6 4 10 और ये 140 और डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, तो कोई सेकेंड 6 और ये 4 10 8 5 13 और 14 हो गया। और उसके बाद अरे रे क्या हो रहा है 72, बिल्कुल राइट, 0.2 0.8 84 टोर, सही तो है, फिर मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। चलो कोई नहीं कर, नहीं 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 नहीं, अरे 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 गलती हो रही है। तो 84 प्लस थोड़ी नहीं होगा, ये माइनस होगा जनाब, कहाँ दिमाग घूम रहा है। पी नोट बी डिवाइड करेंगे अपन 0.2 से, तो ये निकल के आएगा अपने पास 14 में से 6 जाएँ तो 8, तो ये पी नोट बी इज इक्वल टू 8 हो गया। और 752 0.2 से इसे करना है तो यहाँ से 2 लगा दिया, ये अपने पास 144 टोर आएगा। पी नोट बी इज इक्वल टू कितना निकल के आया अपने पास 140 टोर। दिस इज़ अवर राइट आंसर। समझ में आई ये बात आपको? आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको। अब हम अपने नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन ये शायद, हाँ फाइनल क्वेश्चन 26 है, 27 तक है वैसे टोटल, है ना। 25 की बात कर रहे हैं 25th क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कह क्या रहे हैं अपन और सॉल्व करना फटाक से। करें सॉल्व। इसने बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 88 डिग्री सेंटीग्रेड इज 957 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब पी नोट ऑफ बेंजीन दे रखा है यहाँ पे कितना 957 mmHg। जो चीज़ें दे रखी है उनको ऐसे लिखते जाओ। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन एट, प्योर टोलुइन की बात कर रहा है, बोले तो टी, ये दे रखा आपको 379.5 mmHg ये दे रखा है। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन सॉल्यूट मिक्सचर बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे यहाँ पर कंपोजिशन बतानी है, बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताना है कि वो कितना होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन बताना वो कितना होगा। ये मुझे यहाँ पे कंपोजिशन बतानी है। समझ में आ चुकी है बात? ये मेरे से पूछने के लिए बोल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर पीएस कहाँ से निकाल के लेके आऊँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो पीएस जो निकलेगा आपका, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसका राज छुपा हुआ है आपका यहाँ पे, उसका राज छुपा हुआ है यहाँ पर। सॉल्यूशन मिक्सचर बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर ये लाइन आपको दिख जाए तो ये क्या होता है, इसका पी एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? पी एक्सटर्नल। और पी एक्सटर्नल होता है आपका 1 atm और 1 atm होता है आपका 76 mmHg। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है मिक्सचर बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग जहाँ पर दिख जाए उसका मतलब आपका क्या होगा, ये पीएस होगा। तो यहाँ पर पीएस कितना होगा आपका 1 atm
और 1 ATM कितना होगा आपका 760 mmHg मुझे यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज दूसरी जो आपकी वेपर प्रेशर की यूनिट दे रखी है वो mmHg के अंदर ही गिवन कर रखी है। बस मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ को प्लेस। तो देखते हैं भैया क्या बोलते हैं अपन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस के पी नोट ऑफ टोलुइन इंटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, यही तो बनेगा ना। पी एस कितना है यहाँ पर 760 mmHg, पी नोट बी यहाँ पर मुझे यहाँ पे दे रखा है 957 mmHg। अच्छा एक्स बी या फिर एक्स टी को अपन क्या करो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस के मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को मैं यहाँ पे 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ भैया, नहीं कर सकता हूँ। तो वही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो करें चेंज। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से अपने क्या किया, इनटू के 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन प्लस के यहाँ पर पी नोट ऑफ टोलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, ये हो चुका है ना, पी नोट ऑफ टोलुइन तो मुझे दे रखा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू तो प्लेस कर देते हैं हम 379.5 mmHg इंटू के मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, ये दे रखा है ना। तो 760 इज इक्वल टू 957 माइनस के 957 मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन प्लस के 379.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। इसके अंदर से आप 760 माइनस के 957 माइनस कीजिए, यहाँ से आप माइनस करोगे तो -957 मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन प्लस के 379.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, ठीक है। अब यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन तो निकाल ही पाओगे ना, जितना भी आएगा आपका मोल फ्रैक्शन टोलुइन निकालोगे तो आप ये निकल के आएगा 0.66 निकल के आएगा, ठीक है, जो आपको आंसर दे रखा है यहाँ पे, आप निकाल लीजिएगा। दूसरी ओर मुझे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या बन जाएगा, 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, तो 0.66 बोले तो 0.34 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका ये आंसर निकल के आएगा। आई होप आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़े, कॉपी कीजिए। इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं आप, तो आप खुद ट्राई करना है आपको। ये वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q इज 80 mm एंड 60 mm रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ P एंड 2 मोल्स ऑफ Q। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने जाओगे। पहले इसको स्क्रीन को, इसको वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हमारी वीडियोज़ को आगे कंटिन्यू करिए ताकि आपको पता चल सके कितने पानी में हो आप, ठीक है। तो अपन का फॉर्मूला PS ऑफ PA और PP है ना, इसने बोला वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q, तो P नोट ऑफ P इंटू XP, ठीक है, प्लस के P नोट ऑफ Q इंटू XQ, यही बनेगा ना। बस वैल्यूज़ को प्लेस करना, मुझे PS कैलकुलेट करना है। व्हाट विल द वेपर प्रेशर, हाँ यही तो कैलकुलेट करना है। तो PS इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P नोट ऑफ P कितना दे रखा है आपको 80 mm इंटू के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे आप P के, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P के कैलकुलेट करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ P कितने, मोल्स कितने हैं आपके P के, मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ P, तो 3 और डिवाइड बाय 3 टू कितना 5, तो 3/5 हो गया इसके, ठीक है। मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका Q कितना हो जाएगा 2/5, टोटल मोल्स 5, तो यहाँ पे 3/5 हो गया, प्लस के यहाँ पर 60 mmHg, तो 60 इंटू के 2/5, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो PS इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 5 प्लस के 120 डिवाइड बाय 5, यही निकलेगा ना। 5 को अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका 240 प्लस के 36 आएगा, है ना। 5 से आप इसे कैंसिल आउट करोगे
तो 72 mm आपका TS निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन को करने के बाद में, किसको करने के बाद में? लास्ट क्वेश्चन को करने के बाद में अब हम आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई कैन नॉट कंटिन्यू माई लेक्चर फ्रॉम हियर। सो कल मिलते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे और देखेंगे कि सेकंड कंडीशन जो आपकी बोल रही है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तो मेरे पास वेपर्स नहीं बन सकती, तो यहाँ पर आपकी जिसकी वेपर नहीं बन सकती वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कल से आपका आसान काम होने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ पर जो आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो कल मिलेंगे आपसे, टिल देन बाय।